कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। 3 सर्किट हमने पढ़ ली थी। AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7.1 से। एग्जाम्पल 7.1, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट। 100 वॉट मतलब क्या दिया हुआ है? पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट। फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। अब जब भी AC सर्किट होगी तो ये कौन सा वोल्टेज समझे हम? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये एवरेज वैल्यू नहीं है। जब कुछ भी इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो इसे क्या मानेंगे हम? RMS वैल्यू। और हम जानते हैं कि जो हमें AC मेंस में जो सप्लाई मिल रहा होता है वो RMS वैल्यू होती है 220 वोल्ट। तो ये हो गया VRMS। VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फर्स्ट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या निकालना है पहले? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर P इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है I² RMS इंटू R, राइट। पावर तो है हमारे पास पर IRMS की वैल्यू नहीं है, तो IRMS निकाल लेना चाहिए। अगर IRMS नहीं निकालना है तो VRMS का यूज़ कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला बनेगा, हमको मालूम है क्या रिलेशन है IRMS और VRMS के बीच में। बट IRMS इज नथिंग बट VRMS अपॉन R। I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो पावर क्या बन जाएगा? V² RMS अपॉन R। पर हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या मिले? R इज इक्वल टू V² RMS अपॉन पावर P। V² RMS, V कितना दिया? 220 स्क्वायर अपॉन पावर P दैट इज 100। 220 का स्क्वायर करें और 100 से डिवाइड करें, पावर मिलेगा 4, पावर नहीं रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 484 ओहम। क्या मिलेगा रेजिस्टेंस? 484 ओहम। तो पहली वैल्यू मिल चुकी है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। चलो अब क्या निकालने को बोले? बी में क्या पूछे? द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। पीक वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। VM निकालना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VRMS एंड VM? VRMS और VM के बीच के में रिलेशन क्या है? VRMS इज इक्वल टू VM/√2। क्या ठीक? तो यहाँ से हमें मिलेगा VM इज इक्वल टू √2 VRMS। VRMS हमारे पास है कितना है? 220 इंटू √2 1.414, ये मिलेगा हमें 311 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज 311 वोल्ट। कितना मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 311 वोल्ट। चलो अब क्या निकालना है? C यहाँ पे निकाल देते हैं। तो C द RMS करंट थ्रू द बल्ब। IRMS निकालने को बोले, बट IRMS का फॉर्मूला क्या है? VRMS अपॉन R। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। ठीक है, तो IRMS हमें निकालना है और VRMS है 220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना मिला हमें? 484। ये लगाओगे 220 अपॉन 484 तो करीब करीब आंसर मिलेगा IRMS इज इक्वल टू 0.454 एम्पियर। क्या ठीक? 0.454 एम्पियर। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज और RMS करंट। क्या ठीक? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.2।
अगर थियरी का कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल में कहीं पे भी आपको दिक्कत आएगी। बस ये फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, क्या दिया, एल, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस दैट इज 25 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, is connected to a source of 220 volt. Once again connected to a source of 220 volt. मतलब ये क्या दिया हुआ, सोर्स का RMS वैल्यू मालूम है ना, मैंने बताया था जो भी वोल्टेज मिल रहे होते हैं हम जो मेज़र करते हैं वो क्या होता है, RMS वोल्टेज। तो यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है। जब भी आप लोगों को पीक वोल्टेज या मैक्सिमम या तो एम्पलीट्यूड ऐसा वर्ड यूज़ किया होगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, VM, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसे क्या कंसिडर किया जाएगा, RMS वोल्टेज। तो VRMS हमें दिया हुआ है, VRMS कितना है, 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट इन द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोला जाता था, XL, याद है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और क्या निकालने को बोले, RMS करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। चलो पहले निकालेंगे XL। क्या फॉर्मूला था इंडक्टिव रिएक्टेंस का, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, क्या ठीक, XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L। और हमें दिया हुआ है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्स, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। चलो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास तो आसानी से निकल जाएगा ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है, 2πf L, तो ये हो गया 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स इंटू L 25 इंटू 10⁻³ इसे करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा XL इज इक्वल टू 7.85। व्हाट इज द यूनिट ऑफ XL, ये क्या होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस हैज़ डायमेंशन सेम एज द रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट बनेगा ओहम। XL इज इक्वल टू 7.85 ओहम, क्या ठीक। अब और क्या निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो IRMS क्या बने, IRMS मुझे बताओ, I इज इक्वल टू V/R, तो क्या बनेगा VRMS। पर ये कौन सी सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या बनता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब VRMS अपॉन XL, ठीक। VRMS क्या दिया, 220 वोल्ट, और XL क्या मिला, 7.85। 220 अपॉन 7.85 करोगे तो आंसर मिलेगा 28 एम्पियर। क्या आंसर मिलेगा, 28 एम्पियर। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 28 एम्पियर। क्या छोटे से एग्जाम्पल है, मज़ेदार, बढ़िया। चल लिखना है तो जल्दी से एग्जाम्पल 7.1 और 7.2 दोनों एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.4 एंड एग्जाम्पल 7.5। 7.4 7.5 फिर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 7.3, ठीक है। पहले कौन से करेंगे, 7.4 7.5, फिर हम आते हैं 7.3 पे। तो पहले इसे लिख लेना चाहिए, तो जल्दी से लिख लो एग्जाम्पल 7.1 एंड 7.2। Example 7.4, a 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source। क्या दिया, कैपेसिटेंस C 15 माइक्रोफेरेड is connected to a 220 volt source, क्या दिया, VRMS कितना दिया, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या निकालने को बोले, XC। फिर एंड द करंट, करंट कौन से निकालने, IRMS। फिर पीक वैल्यू मतलब IM इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट।
चलो पहले निकाल लेते हैं एक्सी, IRMS, IM, फिर उसकी बात करते हैं। चलो पहले एक्सी के लिए, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सी? एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, तो ये क्या बनेगा 1/2πfc, 1/2 एज इट इज़, पाई क्या बने 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी दी 50 हर्ट्ज़, कैपेसिटेंस कितना दिया 15 माइक्रोफेरेड, मतलब क्या बनेगा 15 × 10⁻⁶। कैलकुलेट करें एक्सी क्या बनेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 212 ओहम, कितना बनेगा 212 ओहम। चलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल चुका, अब क्या निकालना है RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, VRMS है हमारे पास। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XC, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हमें चाहिए IRMS, तो IRMS क्या बने, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। VRMS कितना दिया 220 अपॉन XC कितना है 212। चलो तो ये मिलेगा IRMS इज इक्वल टू 1.04, IRMS इज इक्वल टू 1.04 एम्पियर। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, कितना मिलेगा 1.04 एम्पियर। अब क्या निकालने को बोले, IM पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन IM एंड IRMS? IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2, तो IM क्या बनेगा √2 टाइम्स IRMS, तो √2 क्या होता है 1.414 इंटू 1.04 करोगे तो आंसर मिलेगा 1.47 एम्पियर। क्या मिलेगा 1.47 एम्पियर। ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, मान लो ये फ्रीक्वेंसी कितनी कर दें 100 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो क्या होगा, what happens to the capacitive reactance? If the frequency is doubled, then XC मतलब ओमेगा सी 1/ωc, अगर ये फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल, डिनोमिनेटर की वैल्यू डबल हो जाएगी मतलब डिनोमिनेटर बढ़े XC घटे। अगर डिनोमिनेटर डबल हो गया तो XC कितना हो जाएगा हाफ, मतलब F कितना हो जाएगा 2 टाइम्स F, तो 1/2 टाइम्स दिस मच, तो XC क्या हो जाएगा हाफ। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन XC इज हाफ। एंड और क्या पूछे द करंट को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, अगर XC हाफ हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा डबल, बिकॉज IRMS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XC। ये हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा डबल। एंड करंट इज डबल। If the frequency is double, then XC is halved and current becomes double. And current becomes double. Current becomes double. क्या ठीक? तो फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा हाफ और करंट हो जाएगा डबल। क्या समझ में आया एग्जाम्पल 7.4? चलो अब एग्जाम्पल 7.5 की बारी। अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कोइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। चलो ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया बल्ब। बल्ब और इंडक्टर को किसके साथ कनेक्ट किया AC सोर्स थ्रू अ की, बीच में लगाई हुई है की। द स्विच इज क्लोज्ड, मान लो कि स्विच को क्लोज करें। एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। फिर अंदर क्या डालना है आयरन रोड। The glow of the light bulb increases, decreases or remain unchanged as the iron rod is inserted. जैसे आयरन रोड इंडक्टर के अंदर डालेंगे तो क्या बल्ब का ग्लो वही रहेगा, घटेगा कि फिर बढ़ेगा?
वो हमें पता लगाना है। गिव योर आंसर विथ रीज़न। तो पहले तो मुझे बताओ, जैसे ही एक स्विच क्लोज करेंगे तो कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा। अब जैसे ही हम अंदर कोई आयरन रोड इंसर्ट कर दें, ठीक है, कोई आयरन रोड इंसर्ट कर दें, तो आयरन रोड इंसर्ट करने की वजह से एज वी इंसर्ट आयरन रोड in the inductor, inside the inductor, then what will happen? Iron rod क्या हो जाएगा? Iron rod. As we insert iron rod inside the inductor, then what will happen? जैसे आयरन रोड डालेंगे तो आयरन रोड की वजह से क्या होगा? ये कोर मटेरियल चेंज हो गया। कोर मटेरियल चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और याद करो, इंडक्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर ऑफ द मटेरियल। याद है चैप्टर 6 में सीखे। तो जैसे ही कोर मीडियम चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देन वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेस। एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू बढ़ेगी। एज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। याद करो, अगर एल बढ़ेगा तो इसका मतलब है एक्स एल भी बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। एक्स एल दैट इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस, यस और नो, एंड इट प्लेस सेम रोल एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्स एल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? current flowing through the circuit will decrease. As current flowing through the circuit decreases, then what will happen? The glow of the bulb decreases. As XL increases, current flowing through the circuit decreases. current घटेगा तो क्या होगा? अगर करंट का फ्लो कम होगा तो ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। और आप ऐसा भी मान सकते हो, जैसे ही इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इंक्रीजेस, देन हियर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बढ़ेगा, यस और नो। एज वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन? द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस बल्ब डिक्रीजेस। अगर इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो ऑब्वियसली इसका ग्लो घटने वाला है, क्या ठीक? तो हम बोल सकते हैं एज वी इंसर्ट द आयरन रोड इनसाइड द इंडक्टर, देन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, देयरफॉर ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7.5। एग्जाम्पल 7.4 और एग्जाम्पल 7.5 ये दोनों आप लोगों को लिख लेने चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ऐसे तो आगे वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7.3, पर अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 7.3, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, क्या ठीक? तो पहले लिख लो एग्जाम्पल 7.4 एंड एग्जाम्पल 7.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.3। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर। लैम्प किसके साथ कनेक्ट किया? कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर DC एंड AC कनेक्शंस। What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? A lamp is connected in series with a capacitor. मान लो कि ये हो गया कैपेसिटर हमारा, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट किया गया है सीरीज में एक लैम्प, ठीक। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर DC एंड AC कनेक्शंस। तो पहले हम कनेक्ट करते हैं DC सोर्स, फिर कनेक्ट करेंगे AC सोर्स। क्या होगा? When DC source is connected, when we connect DC source with this capacitor and bulb, then what will happen? These two plates of capacitor will get charge. जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा, क्या ठीक? एंड दिस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल गेट
fully charged. Once the capacitor is fully charged, then what will happen? Capacitor gets charged. Once the capacitor is charged fully, no current will flow through the circuit. एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसके बाद कोई करंट फ्लो होगा नहीं, और ये बहुत ही जल्दी हो जाती है प्रोसेस, बहुत ही जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। डीसी के लिए अगर देखा जाए तो फॉर डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 0। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी दैट इज 0, देयरफॉर ओमेगा दैट इज 0, देयरफॉर एक्सी is equal to 1 upon omega c. If omega that is 0, then this xc that is infinite. कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. दिस एक्सी प्लेस द रोल सेम एज द रेजिस्टर. तो अगर ये रेजिस्टर की तरह रोल प्ले करता है, अगर एक्सी इनफाइनाइट हो गया तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं. अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है सर्किट में से तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं. देन द बल्ब विल नॉट ग्लो, तो बल्ब नहीं ग्लो होगा. नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट even if we reduce the capacitance, then after no current will flow. उसके बाद भी कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. अगर आप कैपेसिटेंस रिड्यूस कर रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. एक बार ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, उसके बाद आप अगर उसका कैपेसिटेंस घटा भी रहे हो, कोई सर्किट में से कोई करंट ही पास होने वाला नहीं है. करंट पास नहीं होगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा नहीं. सो बल्ब विल नॉट ग्लो. क्या ठीक समझ में आ गया? ये किसकी बात हुई? जब डीसी सोर्स कनेक्ट किया. नाउ इफ आई कनेक्ट एसी सोर्स, व्हेन आई कनेक्ट एसी सोर्स, तो एसी सोर्स कनेक्ट करूंगा तो मुझे बताओ एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. क्या ठीक? तब ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. क्या ठीक? तो एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होने की वजह से यहाँ पे हमें कुछ ओमेगा मिलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होने वाली नहीं है. नाउ व्हेन वी कनेक्ट एसी कनेक्शन, देन वी विल हैव सम वैल्यू. एक्सी इज फाइनाइट, इट्स नॉट इनफाइनाइट. कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. अगर फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो कुछ करंट तो फ्लो होगा एंड द बल्ब विल ग्लो. बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा. पर मान लो अब कैपेसिटेंस रिड्यूस किया जाए, एज सी डिक्रीजेस देन एक्सी इंक्रीजेस. अगर कैपेसिटेंस घटाएंगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा. रिएक्टेंस बढ़ गया तो करंट घटे, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिक्रीजेस. एज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन? दिस बल्ब विल ग्लो, बट द ग्लो ऑफ बल्ब विल डिक्रीज. इसकी साइन कम हो जाएगी. क्या ठीक? तो साइन कम हो जाएगी. द ग्लो ऑफ बल्ब डिक्रीजेस. क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है? द ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7.3. क्या समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट. चलो अब आते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल पे. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.1. A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt supply. 220 volt क्या दे दिया हमें? VRMS कितना दिया? 220 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी दे दी है 50 हर्ट्स. 50 हर्ट्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्स AC सप्लाई. क्या पूछे? व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? क्या पूछा है? IRMS
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर भी दिया हुआ है, आर कितना है 100 ओहम। तो आई आर एम एस क्या बने, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर, रेजिस्टिव सर्किट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस कितना 220, रेजिस्टेंस कितना 100, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा 2.2 एम्पियर। चलो अब क्या निकालें, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। याद है जब रजिस्टर को कनेक्ट किया था तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल दैट इज आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस हमें मिला हुआ है कितना है 2.2 स्क्वायर इंटू आर कितना है 100। 2.2 स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 2.2 स्क्वायर इंटू 100, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल दैट इज 484 वाट। कितना आएगा 484 वाट। क्या ठीक, क्या समझ में आया, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.1। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.1 भी। लिखना है तो जल्दी से लिख लो, एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। लिख लिया। अब 5 एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया, आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्या होमवर्क बने, कितना थोड़ा होमवर्क होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। होमवर्क में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5 6 मैंने करवाए, 4 आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल वही चीज़ें लगानी है जो हमने एग्जाम्पल में लगाई हैं, ठीक है। जो फॉर्मूलाज हमने एग्जाम्पल में लगाए हैं वही यहाँ पे अप्लाई करने हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5 हो जाएगा। थोड़ा बहुत थियरी का कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो ये 4 न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं और 6 एग्जाम्पल 5 और एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया, ठीक। स्टॉप करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।